चलो करें स्टार्ट। तो नाम है क्या? वेब टेक्नोलॉजी। आती होगी सबको, हैं? थोड़ी बहुत आती है। चलो, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है ये, हैं? आपका भी है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस वेब का मतलब क्या होता है, व्हाट यू मीन बाय द वेब, इसका मतलब क्या होता है? टेक्नोलॉजी तो आगे की बात है, वेब का मतलब क्या है? एनीवन टेल मी। वेब का मतलब क्या है? जो चीज ब्राउजर पे चलती है। वेब का मतलब क्या है? जो क्या हो, ब्राउजर पे रन हो। ब्राउजर पे चीजें क्या हो, रन हो, वही क्या होती है? आपकी वेब होती है। अब कह रहा है क्या? टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का मतलब कौन सी टेक्नोलॉजी किस पे रन होती हो? वेब। बात समझ में आ गई? अब देखिएगा, वेब के दो मोड होते हैं। वेब के दो होते हैं, एक होता है फ्रंट एंड और एक होता है कौन सा, बैक एंड। बात समझो। और फ्रंट एंड को हम बोलते हैं यूआई। क्या बोलते हैं? यूआई। यूआई बोले तो यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस, इसका मतलब समझे क्या? समझिएगा, यूआई का मतलब क्या होता है? जैसे आप कोई चीज ब्राउजर पे खोली, आप ग्राफिकली, आप वाया माउस, वाया पॉइंटर क्या कर रहे हो, उसको ऑपरेट कर रहे हो, तो वो कौन सी मोड है आपका? यूआई मोड है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? और दूसरा कौन सा आता है? बैकएंड। बैकएंड को भी हम किससे चलाते हैं? यूआई से चलाते हैं, लेकिन बैकएंड का कोड हमें दिखता नहीं है, डिस्प्ले नहीं होता, हमें सिर्फ यूआई डिस्प्ले होता है। ठीक है ना? अब कोई आपसे पूछ रहे यूआई बनता किस में है, तो यूआई किस में बनता है आपका? HTML, CSS, JS, बूटस्ट्रैप, jQuery, इनसे 5 चीज से क्या बनता है आपका यूआई बनता है। बात समझ में आ गई? और इसके साथ आप काम में ले सकते हो या तो PHP, या काम में ले सकते हो जावा, या काम में ले सकते हो पाइथन, या काम में ले सकते हो नोड.js, या काम में ले सकते हो .NET। ये कोई सी भी लैंग्वेज जब आप पूरी क्या करते हो, यूज में लेते हो, तो आपके पास क्या बन जाता है? बैकएंड। बात समझ में आ गई? आपको जब आईटी इंडस्ट्री में आप जाते हो ना, तो आपको अगर वेब टेक्नोलॉजी में जाना है, तो आपको ये तो आना क्या है, कंपल्सरी। बात समझ में आ गई? इनमें से एक में आपको मास्टरी करनी होती है, चाहे आप PHP में कर लें, चाहे आप जावा में कर लें, चाहे आप पाइथन में कर लें, चाहे आप किसी में कर लें। ठीक है? अब इस JS का एडवांस पार्ट है। जैसे मैं बात करूं एंगुलर JS, नाम सुना है क्या? एंगुलर JS, मैं बात करूं रिएक्ट JS, ये सब किसके इसके एडवांस पार्ट है। ठीक है? एक इसका आता है टाइपस्क्रिप्ट। ये सब किसके पार्ट है? JS के पार्ट। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब आपके सिलेबस के अंदर जो है वो कौन कौन सा है? आपके सिलेबस में HTML है, CSS है, JS है, वैसे 3 है। बात समझ में आ गई? चौथा नहीं है। फोर्थ आपका कौन सा है? XML। ठीक है ना? 4 चीज। क्लियर? अब देखो, इसका पेपर 2022 में हुआ था, BCA का। 2022 में BCA का पेपर हुआ था, और वहीं 2022 में किसका हुआ था? SCA का पेपर हुआ था। दोनों पेपर हुए थे। BCA के अंदर यहाँ से मात्र 2 क्वेश्चन आए थे इस पूरी वेब टेक्नोलॉजी से, और SCA के अंदर 6 क्वेश्चन आए थे। क्लियर? और जो 2 क्वेश्चन आए थे वो दोनों के दोनों कहां से आए थे? XML से आए थे। और यहाँ पर जो 6 क्वेश्चन आए, वो 4 तो HTML से थे, एक CSS से था, और एक XML से था। ठीक है? तो अपन कह नहीं सकते यहाँ से 5 क्वेश्चन आएंगे, 2 आएंगे, 3 आएंगे ना, हो सकता है एक भी नहीं आए, हो सकता है 5 भी आ जाए। ठीक है ना? इसलिए आपको तैयारी तो क्या करनी पड़ेगी? इक्वली करनी पड़ेगी। पड़ेगी नहीं पड़ेगी? हो सकता है 5 क्वेश्चन आ जाए, और HTML जैसे सब्जेक्ट के 5 क्वेश्चन आने का मतलब क्या है? आपके पास होम एडवांटेज है, मतलब वो क्वेश्चन आपके सही होने के पूरे पूरे चांस।
ठीक है, आसान है काफी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिएगा मैंने क्या बताया अभी आपको, चीजें किससे बनती हैं, HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, JS एंड jQuery। ये सिलेबस में नहीं है, ये सिलेबस में नहीं है। ठीक है, और ये टोटल जो पार्ट है, इस पार्ट को हम क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं फ्रंट एंड, क्या बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं क्या इसको, बात समझ में आ गई, क्लियर है। अब मैं एक देसी एग्जांपल से समझा रहा हूं आपको इन पांचों का यूज क्या है। ठीक है, आप मुझे देख पा रहे हो, आपके सामने विजिबल हूं, ये ना, दिस बंदा इज HTML। ठीक है ना, जो चीज आपके सामने विजिबल होता है वो क्या होता है, HTML। ठीक है, जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल बात करूं, आपने जीमेल खोला तो आपके सामने एक लुकआउट आता है, आता नहीं आता, वो बना किससे, वो बना HTML से। बात समझ में आ गई। अब मेरी बॉडी आप देख पा रहे हो, तो HTML मैंने बता दिया इसको। अब क्या अपन सब ने कपड़े एक जैसे पहन रखे हैं क्या, सब ने रंग बिरंगे पहन रखे हैं, ऐसे है ना, ये क्या है, कलर कॉम्बिनेशन है, ये है ना, कलर कॉम्बिनेशन है ना। अब कई बार आपने देखा होगा, कई लोग ऐसे होते हैं, ठीक है, अब अच्छे कपड़े पहन लेते हैं, उनका लुक ही पूरा बदल जाता है, पूरा बॉडी का लुक ही बदल जाता है। क्यों, क्योंकि कई कपड़े क्या होते हैं, उनके कलर के अकॉर्डिंग क्या कर जाते हैं, सूट कर जाते हैं, और उनकी पूरा पूरा पर्सनैलिटी है वो टोटली क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ऐसे ना। तो वो पर्सनैलिटी को चेंज किसने किया, कलर कॉम्बिनेशन ने किया ना, किया कि नहीं किया। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ CSS अप्लाई कहाँ होती है, ऐसे में। ये कपड़े कहाँ पहन रखे हैं अपन ने, बॉडी पे पहन रखे हैं ना, ऐसे ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि CSS को क्या माना है हमने, कलर कॉम्बिनेशन। तो कलर कॉम्बिनेशन अप्लाई किस पे होगा, HTML। इसका मतलब क्या हो गया, अगर HTML है तो ही CSS होगी, अकेले CSS कुछ नहीं कर पाएगी। अगर ये बॉडी नहीं है तो कपड़े किसको पहनाओगे, गॉट इट पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट बात करें किसकी, बूटस्ट्रैप की। अब किसी शादी या फंक्शन में आप जाते हो तो थोड़ा हैंडसम बन के जाते हो ना, आप क्या करते हो, कपड़े पहनते हो, लेकिन वो कपड़े थोड़े से क्या होते हैं, मोर अट्रैक्टिव होते हैं, कैसे ना। ठीक है, इस पार्ट ऑफ द बूटस्ट्रैप आप कह सकते हो कि CSS का ही एडवांस पार्ट कौन सा है, बूटस्ट्रैप। नंबर 2 इसका यूज क्या है, जैसे मान लो सपोज करो आजकल मोबाइल की रेजोल्यूशन अलग अलग आ रहे हैं, किसी का 5.4 इंच आ रहा है, किसी का 6 इंच आ रहा है, किसी का मान लो 3.5 इंच के मोबाइल आ रहे हैं, आ रहे नहीं आ रहे। तो अगर कोई वेबसाइट आप खोलो तो वो ऑटोमेटिक मोबाइल की साइज के अकॉर्डिंग फिट हो जाती है। बड़ा फोन है तो बड़े साइज में फैल जाएगी, छोटा फोन है छोटे फोन के अकॉर्डिंग फैल जाएगी। हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम स्क्रॉल करते हैं, कभी आपने नोटिस किया होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, कभी ऐसे नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, ऐसे स्क्रॉल करते हैं, करते हैं। तो ये सब खेल किसका है, आपके मोबाइल में कोई वेबसाइट खोलते हो ना, वो ऑटो एडजस्टेबल होती है आके, वो इसी से होती है। बात समझ में आ गई, क्लियर है यहाँ तक। इसका मतलब ये भी अप्लाई कहाँ करेंगे, HTML अप्लाई करेंगे। तो मेन खेल अभी तक तो किसका चल रहा है, HTML का चल रहा है। अब आ जाओ किसका, JS का, है ना। अब देखो आप सब लोगों ने अलग अलग बाल बना रखे हैं, इसे ना, तो इट्स आल्सो योर पर्सनैलिटी पार्ट, है या नहीं, ये भी तो आपका पर्सनैलिटी पार्ट है, नहीं है क्या। अब जैसे वो पीछे लड़कियां बैठी हैं, वो ऐसे बाल बना के आई हैं जैसे कि मैं रवीना टंडन लग रही हूँ, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, है ना। कोई सोच रही है मैं करीना कपूर लग रही हूँ, ये से नो। अब जैसे ये बालकृष्ण रेडी होके आया है कि मैं अक्षय कुमार लग रहा हूँ, है। अब मैं रेडी होके आया हूँ कि मैं अनुपम खेर लग रहा हूँ, समझ में आ रहा नहीं आ रहा। तो ये सब क्या है, इज अ पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी, ये से नो। अब जब बाल हम बढ़ाते हैं, जब ग्लास के सामने हम खड़े होते हैं, तो हम ऐसे ही बाल नहीं बढ़ाते हैं, बढ़ाते हैं क्या, क्योंकि ये छोटे से बाल आपकी बॉडी को एकदम से चमक चमक ला देते हैं, ये चलो, इट्स पार्ट ऑफ द लॉजिकल, गॉट इट पॉइंट। तो ये जेएस है वो किसका पार्ट है, लॉजिकल पार्ट है। पर अप्लाई है, बाल है कहाँ, सर पे ही है ना, तो ये भी कहाँ अप्लाई होगा, HTML पे होगा, ये से ना। अब आता है कौन सा, jQuery। अब आपने शादियों में देखा होगा, बड़ी सर्दी पड़ती है, लड़का 2-2 3-3 कोट पहन लेता है, कांपता रहता है ऐसे, और लड़कियां एक किसमें, साड़ी में, साड़ी के अंदर
बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती है उनको, समझ रहे बात को, और बिल्कुल भी थिरकती नहीं है, और वो भी खुले बाल, और पूरे मतलब गार्डन में वो दिखती है, ऐसे है ना, बात मानते हो। और उसको देख के छोरे की ओर सर्दी उड़ जाती है, और ड्रोन ऊपर और घूमता है, बाल और खिलाते हैं, ऐसे है ना, फैक्ट है क्या। तो लड़की को सर्दी क्यों नहीं लगती, इसका रीजन बताओ। है? ये तो नहीं है। इसका साइड इफेक्ट होता है, आप बताइए। और जैसे ही वो फंक्शन खत्म होता है, उनको 4 रिजाई दे देना तो भी उनकी सर्दी नहीं रुके। हैं? क्या कारण होता है निकिता, बताओ बेटा। वो सर्दी नहीं लगने का कारण होता है भारीपन। भारीपन होता है सर्दी नहीं लगने का कारण, कि बाहर से लोग आएंगे, मुझे देखेंगे, समझ बात को, तो वो एक मेंटलिटी सेट हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से लड़कियों को सर्दी नहीं लगती है। अब देखो, बालों को खुला किया, किया कि नहीं किया, तो ऑब्वियस सी बात है, तो बालों को खुला किया, बाल किसको माना था अपने, जेस को ही, तो ऑब्वियस बात जेस का एडवांस पार्ट है, मतलब अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव लुक, ठीक है। तो ये भी कहाँ अप्लाई होगा, इससे। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि फ्रंट में कौन खड़ा होगा, ऐसे, उसके इर्द गिर्द चीजें घूमेंगी, कौन सी, बाकी सब। बात समझ में आ गई। अगर एचटीएमएल नहीं है तो ये कोई भी चीज आप अप्लाई नहीं कर सकते। क्लियर है। तो स्टार्ट कहां से करेंगे अपन, ऐसे। क्लियर हो गया। अब मैं छोटा सा एग्जांपल आपको, रियल लाइफ एग्जांपल बताऊं। जीमेल खोला होगा आपने, तो जीमेल में आपको लुकआउट दिखता है करके, वो बड़ा किस में, एचटीएमएल में। उसके ऊपर जितना भी कलर कॉम्बिनेशन दिखता है वो किससे, सीएसएस से। आप जीमेल को मोबाइल में खोलते हो, मोबाइल के अकॉर्डिंग हो जाता है, डेस्कटॉप पे खोलते हो, डेस्कटॉप के अकॉर्डिंग हो जाता है। तो वो सब क्या है, बूटस्ट्रैप। आपने ईमेल आईडी गलत डाल दिया या नहीं डाला, आपने बटन पे क्लिक किया तो तुरंत मैसेज आता है, प्लीज एंटर योर वैलिड ईमेल, पार्ट ऑफ जेएस का है। और आपने देखा होगा कई बार आप पासवर्ड लगाते हो, ईमेल लगाते हो, तुरंत आगे दिखाता है पासवर्ड इज नॉट मिसमैच, इक्वली सामने आ जाता है, तो पार्ट ऑफ जेक्वेरी। ये आपने देखा होगा कई बार टेक्स्ट ऐसे थराता हुआ आता है अंदर, ऐसे इमेज आती है ना, तो वो किससे आती है, जेक्वेरी से, ठीक है। अब हेडिंग लिखो यहां से, कहां से, एचटीएमएल से। एचटीएमएल से। ठीक है जी। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, सिलेबस का डिस्कशन करेंगे, इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद वन बाय वन टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। जब भी कोई लैंग्वेज पढ़ते हो ना, तो हमें उसका इतिहास पढ़ना होता है, हिस्ट्री एंड इंट्रोडक्शन। बात समझ में आ गई। जब भी हम किसी के बारे में जानते हैं, ठीक है, या आपके घर वाले जब आपका रिश्ता करते हैं, तो सामने वाली पार्टी का क्या देखते हैं, बैकग्राउंड देखते हैं। तो बैकग्राउंड क्या, हिस्ट्री तो है। बात समझ में आ गई। और इंट्रोडक्शन, राइट, ठीक है ना, तो वो क्या होता है आपका हिस्ट्री एंड इंट्रोडक्शन। उसके बाद पढ़ेंगे हम क्या, कि एचटीएमएल प्रोग्राम कैसे बनते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एचटीएमएल, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे हम क्या, टैग्स क्या होते हैं, है ना, और इसके टाइप्स क्या हैं, और टाइप्स में कंटेनर कौन से हैं, और एम्पटी कौन से हैं। ये काफी बड़ी लिस्ट है, कंटेनर एम्पटी, यहाँ लिखवाने का कोई मतलब नहीं है, मैं हेडिंग लिखवा दूंगा कंटेनर, है ना, एम्पटी का। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, एचटीएमएल एंटिटीज, एंटिटी, ठीक है। ये बेसिक 4 टॉपिक आपके सामने,
ये सबसे बड़ा टॉपिक है जहां पे पूरी HTML आपकी इर्द गिर्द घूमेगी। कौन सा आपका कंटेनर और एम्पटी। ठीक है, क्लियर। अब सबसे पहले बात करेंगे हम किसकी, हिस्ट्री की, हिस्ट्री ऑफ HTML। जब हम बीटेक करते हैं, BCA करते हैं, MCA करते हैं ना, तो जब हम बीटेक BCA MCA करते हैं तो आपने देखा होगा कि हम लोग हिस्ट्री नहीं पढ़ते हैं किसी भी सब्जेक्ट की। हम कहाँ से पढ़ते हैं कि मेन मुद्दा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, वहां से पढ़ते हैं। लेकिन गवर्नमेंट जॉब के अंदर चीजें पूरी अलग होती है। गवर्नमेंट जॉब ये कहता है कि आप किसी भी चीज के बारे में जानने से पहले आप क्या पढ़िए, उसका इतिहास पढ़िए। कैसे ना, जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल की बात करूं कि आपको हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, कल्चर पढ़ाया जाता है, आपको ज्योग्राफी पढ़ाई जाती है, आपको रीजनिंग पढ़ाई जाती है, ये से नो, और आपको पढ़ाई जाती है क्या, मैथ्स पढ़ाई जाती है, आपको साइंस पढ़ाई जाती है, ठीक है, और एक आपको पेडागोजी पेडागोजी पढ़ाई जाती है, ठीक है। आपने कभी सोचा होगा कि मैं कंप्यूटर टीचर बनने जा रहा हूं या कंप्यूटर टीचर की तैयारी कर रहा हूं, मेरा क्या ताल्लुक है इनसे, मुझे थोड़ी पढ़ाना है सब्जेक्ट जाके, सोचा होगा ना, ये है ना, कि हम लोग कंप्यूटर टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो हमें बेफालतू में क्यों पढ़ा रहे हैं, हमें पढ़ाना तो है नहीं है, ऐसे नो, बात समझ में आ गई। अब सपोज दैट आप सीकर के हो और आपकी ड्यूटी लग गई कहां पर, जोधपुर में, लग सकती है, पोस्टिंग हो सकती है, जैसे ना, तो आपको उस जोधपुर के कल्चर के बारे में पता होना चाहिए कि वहां का कल्चर क्या है, क्या कहता है वहां का कल्चर। मान लो कोई लड़की या कोई उसके पेरेंट्स कोई ऐसा सूट पहन के आ गए जो आपने देखा ही नहीं हो, और आपने बोल दिया ए क्या पहन के आई हो ये, तो आपके जूते पड़ेंगे वहां पे, पड़ेंगे नहीं पड़ेंगे, बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा। तो जब भी कल्चर इसलिए पढ़ाई जाती है कि कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो तो वहां का कल्चर आपको पता होना चाहिए, इसलिए आपको बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा आता है कौन सा, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी पोस्टिंग अलग अलग होगी, तो आपको उस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के बारे में पता होना चाहिए कि यहाँ पर मैं जहाँ मेरी पोस्टिंग हो रही है यहाँ पर सबसे ज्यादा चीजें क्या होती हैं, कौन सी खेती होती है, कौन सी नस्लें यहाँ पर, ठीक है, इसलिए पढ़ाते हैं क्या, ज्योग्राफी। और राजस्थान के हो तो राजस्थान का इतिहास जानना तो आपका फर्ज बनता है, ठीक है। उसके बाद आती है कौन सी, रीजनिंग। रीजनिंग में ये देखते हैं कि इसका दिमाग थोड़ा बहुत चल रहा है या नहीं चल रहा है, ठीक है। अगला आता है कौन सा, मैथ्स। कई बार ऐसी कंडीशन स्कूल में आ जाती है, प्रिंसिपल नहीं हो, दो ही टीचर हो, स्कूल में लड़ाई झगड़ा हो गया, ठीक है, तो उस चीजों को कैसे निपटोगे, इसमें आपका लॉजिकल पार्ट कैसा है, तो पढ़ाते हैं क्या आपको, मैथ्स, ठीक है। साइंस, कोई बच्चा मान लो बीमार हो गया, फीवर आ गया, छोटा मोटा आपको फर्स्ट एड करना हो तो आपको किसका नॉलेज होना चाहिए, साइंस का। उसके बाद पढ़ाते हैं कौन सी आपके पास, पेडागोजी। पेडागोजी क्या कहती है, अब आपने बीएड तो की नहीं है तो आपको नहीं पता बच्चे को कैसे टेकल करना है, ठीक है। सपोज दैट अभी कल ये अखबार में आया था कि 8वीं क्लास तक, 8th क्लास तक कंप्यूटर कंपलसरी कर दिया नए सेशन से, ठीक है ना, कल पेपर में आया था, आपने पढ़ा भी होगा, है ना, आज मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा, ठीक है। तो 8th क्लास तक कंपलसरी कर दिया है। आपकी जो NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020, तो NEP ने ये कहा था, इससे पहले जो NEP बनी थी ये बनी थी 1986 में, 1986 के बाद NEP बनी है कौन सी आपकी, 2020 के अंदर। तो NEP ने साफ साफ कहा, NEP कोई राजस्थान की नहीं है, NEP बनती है पूरी आपकी इंडिया लेवल के ऊपर। तो वहां की सरकार ने ये कहा, केंद्र सरकार ने, कि कंप्यूटर को कंपलसरी कीजिएगा और पहली क्लास से पढ़ाना स्टार्ट कीजिएगा कंप्यूटर को, ठीक है। तो अब 8th क्लास तक तो ये क्या है आपका कंपलसरी है, मतलब जैसे आपका पेपर हिस्ट्री मैथ्स का होता है ना, साइंस का, वैसे पेपर अब किसका होगा, कंप्यूटर का। तो ऑब्वियस सी बात है, जब कंप्यूटर का पेपर होगा तो हर बुक्स जाएंगी स्कूलों में, जाएंगे नहीं जाएंगे। और लगभग राजस्थान के अंदर 1,46,000 स्कूल है, कितने स्कूल है, 46,000। अगर वैकेंसी निकले ना तो हर बंदा लग जाएगा, लग जाए ना, लग जाएगा,
ठीक है, इतने बच्चे नहीं है 1,46,000 राजस्थान में, लिटरली बच्चे नहीं है 1,46,000, पोस्ट कम पड़ जाएंगी, लेकिन सरकार भी नहीं निकाल सकती इतनी पोस्ट, क्योंकि सरकार भी चाहती, बोल रहे उनको, अब गवर्नमेंट को भी इतने नहीं निकाल सकती। क्यों नहीं निकाल सकती? क्योंकि आगे भी सरकार को निकालनी है, क्योंकि अब एक साथ निकाल दी तो ये रिटायरमेंट कब होंगे? 2050 में होंगे, तब तक तो बाकी जो बच्चे आएंगे पीछे वो बैठे रहेंगे, रहेंगे नहीं रहेंगे? अब पेडागोजी की हम बात करते हैं, पेडागोजी का मतलब क्या है मैं समझाता हूँ आपको। जैसे अभी आपकी उम्र 25 से 30 साल है, ऐसे समझिएगा, ठीक है, और आप जिस बच्चे को पढ़ाने जा रहे हो उसकी उम्र 11 से 14 साल है, ठीक है, तो कुल मिला के कहें तो जस्ट आप उसके क्या हो, डबल एज के हो, तो आप ये कह सकते हो उसके बाप के बराबर हो आप। डबल एज का मतलब क्या होता है? इक्विवेलेंट ऑफ द फादर, यस या नो? और इसके पास इतनी समझ नहीं है और आप तो फुल मेच्योर हो, और मान लो सपोज करो कोई बच्चा है और उसको आपने खड़ा किया और वो क्लास में नहीं बताया और आपने एक धपेड़ा दिया उसको खींच के, ठीक है, अब मान लो अगर वो थपेड़ा आपका उस बच्चे की साइकोलॉजी को डिस्टर्ब कर सकता है, यस या नो? कर सकता है। वो हो सकता है कि आपका लर्निंग फेज में आता हो और आपने थपेड़ा देके उसको हमेशा पीछे बैठना चालू कर देगा, वो बैठेगा नहीं बैठेगा, और आपकी क्लास में हमेशा के लिए बुद्धि नीचे रखेगा, वो कंप्यूटर उसके लिए सपना रह जाएगा, रह जाएगा नहीं रह जाएगा? इसलिए आपको पेडागोजी सिखाते हैं, पेडागोजी नॉलेज, कि आपको बच्चे को कैसे टैकल करना है, शिक्षण विधियां क्या है, बात समझ में आ गई? तो इसलिए पढ़ते हैं हम क्या, पेडागोजी। समझ में आ रहा नहीं रहा? और यही अगर आपका बीएड की होती तो आपका पेपर नाम होता साइकोलॉजी नाम से ही, किस नाम से होता? साइकोलॉजी। बात समझ में आ गई? मतलब कुल मिला के आप कह सकते हो साइकोलॉजी का बच्चा है कौन? आपका पेडागोजी। बात समझ में आ गई? जैसे पैरास्टामोल की टेबलेट आती है तो 650 mg की आती है, 500 की आती है, छोटा बच्चा होता है उसको पूरी दे देंगे हम, हैं? दे दी तो वो निपट जाएगा, निपटेगा नहीं निपटेगा? तो उसको हम उस टेबलेट में से आधी तोड़ के देते हैं, तो वो आधी टेबलेट है ये कौन सी? पेडागोजी। बात सब किसकी? साइकोलॉजी की। गॉट इट पॉइंट? ठीक है, आगे बढ़े। चलो हम बात करते हैं वापस यहाँ पर इतिहास के ऊपर बात करते हैं। तो इतिहास मैंने आपको बता दिया, हर चीज का इतिहास जानना हमें जरूरी है। कोई लैंग्वेज कहाँ से आई, कैसे आई, क्यों आई, इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। तो देखिएगा, एक बंदा था जिसका नाम था कौन? टिम बैनर्स-ली। इस बंदे ने विश्व को बहुत कुछ दिया है। किसने? टिम बैनर्स-ली। मतलब इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है किसके अंदर? इन आईटी, ठीक है, आईटी सेक्टर के अंदर सबसे बड़ा अगर मैं कहूं तो इनका भी नंबर आता है, टिम बैनर्स-ली का। अगर टॉप 10 की बात करें तो इनका भी टॉप 10 के अंदर योगदान है, ठीक है। अगर मतलब कुल मिला के कहें तो आप जिस जनरेशन के अंदर आज उछल रहे हो, है ना, आप आईटी युग को फॉलो कर रहे हो, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान है किसका? टिम बैनर्स-ली, ठीक है। और आज भी हैं ये, ठीक है, बुढ़े हो रखे पर आज भी है। कौन? आपके टिम बैनर्स-ली। ये सन 1980 की बात है। 1980 के अंदर ये एक लेबोरेटरी थी और उस लेबोरेटरी का नाम था सर्न। क्या नाम था? सर्न। इस लेबोरेटरी के अंदर ये एज ए भौतिकी वैज्ञानिक, एज ए फिजिक्स साइंटिस्ट यहाँ पे कार्यरत थे। कसमें? सर्न लैब के अंदर। ये कंप्यूटर साइंस के बंदे नहीं है। टिम बैनर्स-ली ओनली आपका फिजिशियन है, मतलब भौतिक भौतिक विज्ञान होती है ना, तो फिजिक्स के ये प्रोफेसर है। कौन? आपके टिम बैनर्स-ली। तो इस लैब में काम करते थे, किसमें? सर्न के अंदर। तो इनके दिमाग में एक विचार आया। क्या विचार आया? ऑटोमेटिक बैठे थे, है ना, तो इन्होंने कहा कि हम लोग ये जो डेटा कहाँ लिखते हैं? पेपर में लिखते हैं। आप ये नोट्स बना रहे हो, कहाँ बना रहे हो? पेपर में बना रहे हो, कैसे ना? और ये डेटा धीरे धीरे क्या होता है? नष्ट हो जाता है। मतलब इवन आपकी नोटबुक आपने लिखी है, इसको 10 साल बाद संभालना आपके भी समझ में नहीं आएगा। वो स्याही फैल जाएगी, या मिट जाएंगे, या पेपर फट जाएंगे, या चूहा खा जाएगा। चूहा नहीं खाएगा तो छोटे जो चूहे होंगे वो खा जाएंगे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अरे भैया, आप बड़े होंगे तो आपके भी छोटे चूहे होंगे, ऐसे ना, वो खा जाएंगे। खा जाएंगे नहीं खा जाएंगे? मतलब कुल मिला के मैं कहूँ तो 10-12 साल में ये नष्ट हो जाती है। तो यही इनके दिमाग में विचार आया कि क्यों ना हम डेटा को हम एक अरेंज ऑर्डर में कैसे कर सकते हैं।
बात समझ में आ गई? मतलब कुल मिला के इन्होंने कहा कि जो डेटा आपका वेस्टेज हो रहा है, आपका डेटा वेस्टेज हो रहा है, इसको हम स्ट्रक्चर फॉर्म के अंदर कैसे ला सकते हैं। स्ट्रक्चर फॉर्म मतलब समझ गए कि इसको स्थायी तौर पे, ये नहीं कि 100 साल के बाद भी डेटा देखना हो तो आराम से बंदा देख सकता है एट इट इज डेटा। तो इसको स्ट्रक्चर फॉर्म के अंदर हम कैसे लेके आए डेटा को, तो इन्होंने ये पूरा प्लान, अपना आइडिया है वो किसके सामने रखा, सन लैब के सामने रखा। अब सन लैब में अकेले तो साइंटिस्ट है नहीं, और भी साइंटिस्ट काम करते हैं। तो इन्होंने कहा कि इसके ऊपर काम कीजिएगा ना, अपन लोग सब काम करते हैं, और ये बहुत बड़ी रिसर्च है, और इस रिसर्च के आगे हम थोड़ा क्या करें, फॉलो करें। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? जैसे आप लोग आगे पीएचडी करते हो, तो पीएचडी का मतलब क्या होता है, रिसर्च होता है, ये से ना। और हमारे इंडियंस थोड़ा पीएचडी अलग टाइप के करते हैं, और फॉरेनर पीएचडी अलग टाइप की करते हैं। कैसे? हम थोड़ी रिसर्च की बात कर लें, है ना। क्या नाम है इसका? फिलोसफी ऑफ डॉक्टर, या डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। ठीक है, पीएचडी का मतलब क्या है? डॉक्टर ऑफ फिलोसफी या फिलोसफी ऑफ डॉक्टर। ठीक है, आई बात समझ। यहाँ पीएचडी कैसे होती है कि आपको रिसर्च करनी होती है। पीएचडी का मतलब ही क्या होता है, रिसर्च करनी होती है। हम इंडियन लोग क्या करते हैं कि पहले से कोई रिसर्च हो रखी है, हम उस रिसर्च की कमियां ढूंढते हैं। बात समझ में आ गई कि इस रिसर्च में ये कमी रहेगी, बात समझ में आ गई। और उस कमी को हम क्या करते हैं, जुगाड़ करते हैं उसका, और जुगाड़ करके हम बोल देते हैं कि एकदम ठीक हो गया। जैसे छोटा सा एग्जांपल मान लो, किसी के फीवर हुआ, वो फीवर किससे उतर जाता है, पैरास्टामोल टेबलेट से उतर जाता है, डोलो से उतर जाता है, ये रिसर्च ही तो है, ये से ना। अब एक रिसर्च और कर दिया आपने कि पैरास्टामोल लेने के बाद बॉडी में पसीने बहुत आते हैं, आएंगे भाई, वो किसी बात उतरेगी। तो हमने ये रिसर्च कर दी कि ये टेबलेट और साथ खाओ, इससे पसीने कम आएंगे। बात कमी थी, जब फीवर उतरेगा तो पसीने आएंगे। तो आपने नई रिसर्च क्या कर दी कि ये टेबलेट एक और खाओ, जिससे क्या होंगे, आपके पसीने कम आएंगे। ठीक है, आपने तो रिसर्च कर दी, और आपने रिसर्च सबमिट भी कर दी, आपकी पीएचडी हो गई। इंडिया में ऐसे होता है, फॉरेन में ऐसे नहीं होता है। फॉरेन में कैसे होती है पीएचडी की, आपको पहले रिसर्च हो रखी है, वो तो कर रखी है लोगों ने, आप उसमें कमियां मत ढूंढो। कमियां ढूंढने के लिए इंडिया वाले बहुत बैठे हैं, वो ढूंढ लेंगे। आप तो क्या करो, न्यू रिसर्च कीजिएगा, समझ बात को, जो आज तक किसी ने की नहीं, की हुई नहीं। बात समझ में आ गई? बाकी अपन इंडियन लोग हैं, हमें बंदा अंगुली पकड़ा दो, हम उसका कंधा पकड़ते हुए समय नहीं लगाएंगे, और थोड़े दिन बाद उसके कंधे ऊपर बैठे मिलेंगे कि चल हम ऊपर बैठे हैं। ये से नो ना, स्वीकार करना पड़ेगा, वी आर द इंडियंस। ठीक है ना। तो ये रिसर्च का मतलब होता है। तो इन्होंने क्या किया, ये टोटली नई रिसर्च थी कि आज से पहले ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था कि डेटा को स्ट्रक्चर फॉर्म में कैसे लिया जाए। ठीक है, तो उबासियों पे कंट्रोल रखो पंडित जी, हैं ना के नहीं आते हो समय पे आप पंडित होके भी, हैं। अरे ठीक है, गुस्सा क्यों हो रहा है भाई यार, तेरे पंडिताई पे सवाल नहीं उठा रहा हूं मैं। ठीक है, आगे बात करें, क्लियर है यहाँ तक? तो स्ट्रक्चर फॉर्म के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, डेटा को लेके आना है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इस अपना आइडिया रखा और इसके ऊपर काम करना चालू हुआ। तो काम करना चालू हुआ तो एक लैंग्वेज डेवलप होकर आती है जिसका नाम होता है क्या, एसजीएमएल। एक नई लैंग्वेज डेवलप होकर आती है और जिसका नाम क्या होता है, एसजीएमएल होता है। और एसजीएमएल का पूरा नाम क्या है, स्टैंडर्ड जर्नलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। क्या नाम होता है, स्टैंडर्ड जर्नलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। अब ये लैंग्वेज डेवलप होकर आ गई, इसके अंदर यूज होने लगे क्या, टैग्स। क्या यूज होने लगे, टैग। और टैगों का उस टाइम कोई नाम नहीं था, तो टिम बेर्नर्स ने कहा कि इनका नाम रख दो क्या, एसटीएमएल। बात समझ में आ गई? पहला क्वेश्चन यही बनता है। ठीक है, एग्जाम में पूछता है तो क्या पूछता है, 3 टाइप से क्वेश्चन आता है। अगर आपसे पूछेगा कि एचटीएमएल किसका सबसेट है, किसका है, एसजीएमएल का।
दूसरा आपसे पूछेगा HTML कहां से डिराइव्ड हुआ है, HTML से हुआ है। तीसरा HTML का पापा कौन है, अरे पापा तो ये हो गया, लेकिन आई तो कहां से, यहीं से। अच्छा ये पापा मान लो, मम्मी मान लो, ठीक है, खुश है, ठीक, बात समझ में आ गई, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ये पता चल गया कि HTML आई कहां से, और इसके दो पुत्र हुए, HTML के दो पुत्र हुए। एक बड़ा पुत्र था जिसका नाम क्या था, HTML, और एक छोटा पुत्र था जिसका नाम क्या था, XML। बात समझ में आ गई। तो आपसे कोई पूछ ले कि XML और HTML दोनों कहां से ड्राइव्ड हुई है, तो कहां से हुई, HTML से। बात समझ में आ गई, क्लियर है। ये कब आई, 90 में, और ये कब आई, 98 में। मतलब 8 साल छोटा है भाई ये, लेकिन दोनों के आपस में बिल्कुल नहीं बनती है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, इन दोनों भाइयों के आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती है, रात दिन का डिफरेंस है। होता कि नहीं होता, जैसे परिवार में दो भाई बहन होते नहीं होते, तो भाई के विचार अलग होते हैं, बहन के विचार अलग होते हैं, है ना। उनको एक रूम में रखना ही क्या होता है, दो तलवार टांगनी होती है, होती ही नहीं होती। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, क्यों सौरभ, सही बात है। अब जैसे तुम गांव के दो बैठे हो, हैं, तो दोनों साइड दो तलवार टांगनी होगी, होगी ही नहीं होगी। आगे बढ़े, क्लियर, ठीक है। तो यहां तक बात हुई, जरा सी समझ में आई ये, चलो। तो अभी सिर्फ क्या है, HTML का नाम आया है, HTML में क्या हुआ क्या नहीं हुआ अभी हमें नहीं पता, सिर्फ नाम इसका आया है, क्लियर। एक चीज पूछते हैं कि यहाँ पे सरण का पूरा नाम क्या है, इसका नाम पूछते हैं, पूरा नाम क्या है सरण का। तो C का मतलब होता है काउंसिल, E का मतलब होता है यूरोपियन, R का मतलब होता है रिसर्च, और N का मतलब होता है न्यूक्लियर, ठीक है। तो क्या होगी फुल फॉर्म इसकी, क्या हुई, देखो, काउंसिल, यूरोपियन, रिसर्च, न्यूक्लियर, क्या हुई, हैं, देखिए, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ऐसे बताएंगे आप, ठीक है ना। तो पहले आएगा क्या, यूरोपियन, दूसरे पे आएगा क्या, काउंसिल, 3 पे आएगा क्या, न्यूक्लियर, और 4 पे आएगा क्या, बात समझ में आई। अब 2 लाइन लिख लो, मैं लिखवा देता हूँ, लिखिएगा। वेरी गुड मॉर्निंग भाई, दिनेश कुमार, सिमरन, निशु, विशाल कुमार, सोमन कुमारी। उस बुक के अंदर जो है आपके पास, उसमें अगर कोई नई चीज ऐड ऑन होती है जो नहीं है, उसको लिख लेना ना, वहीं लिख लेना साइड में, ठीक है। लिखिएगा, हिस्ट्री ऑफ HTML, हिस्ट्री ऑफ HTML, लिखिए हेडिंग, हिस्ट्री ऑफ HTML, लिखिएगा। सन 1980 में, सन 1980 में, सन 1980 में टिम बेनर्सली, टिम बेनर्सली ने, सन 1980 में टिम बेनर्सली ने डेटा को स्ट्रक्चर फॉर्म में करने के लिए, सन 1980 में टिम बेनर्सली ने डेटा को स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में करने के लिए सारण लैब को, सारण लैब को, सारण लैब को, सारण लैब को, सारण लैब को अपना प्रपोजल रखा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। उस दौरान, नेक्स्ट टाइम में, उस दौरान HTML, उस दौरान HTML
लैंग्वेज का निर्माण हुआ, उस दौरान HTML लैंग्वेज का निर्माण हुआ और उसमें टैग का यूज होने लगा और उसमें टैग का यूज होने लगा जिसका कोई नाम नहीं था, जिसका कोई नाम नहीं था। कोई नाम किसका? उन टैग्स का ना, उन टैग्स का कोई नाम नहीं था, उनका नाम HTML रखा गया, उनका नाम HTML रखा गया, उनका नाम HTML रखा गया, उनका नाम HTML रखा गया। ठीक है, क्लियर यहां तक? अब 2 पॉइंट लिख लीजिए इसमें कि HTML सबसेट ऑफ HTML या HTML derived from HTML। बात एक ही। ठीक है जी, लिख दिया? चल, अब HTML का फुल फॉर्म लिख लो और CERN का फुल फॉर्म लिख लो। मनोज क्या बात है, ये बार बार क्यों जा रहा है? ये 2 फुल फॉर्म लिख लो, HTML की और CERN की। So HTML proposed in 1980, ठीक है, टू data in structure form, put the proposal on CERN lab। आगे बात करें, चलो। अब अभी तक आपसे कोई पूछ ले HTML आई नहीं है, सिर्फ क्या रखा है, उसका नाम रखा है, अभी तक नहीं आई ऑफिशियली। ठीक है, आप कभी ये आंसर मत कर देना कि HTML कब डेवलप हुई, 1980 में। नहीं, 1980 में शुरुआत हुई थी इसकी। ठीक है ना, अब डेवलप कब होती है आगे हम बात करेंगे। करें नेक्स्ट। चलो, अब देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूं तो टिम बेनर्स-ली के सामने एक चैलेंज था। वो चैलेंज क्या था कि मैं HTML को डेवलप तो कर रहा हूं, लेकिन ये चलेगी कहां पर? ब्राउजर पे चलेगी। तो अभी तक तो दुनिया में कोई ब्राउजर नहीं है, तो मेरे लिए चैलेंज 2 हो गई। क्या? एक तो लैंग्वेज को डेवलप करो, लेकिन लैंग्वेज डेवलप करने से पहले क्या करो? ब्राउजर डेवलप करो, क्योंकि ये चलेगी कहां पर? ब्राउजर पे चलेगी। तो दूसरा चैलेंज क्या हो गया इनके सामने कि वो ब्राउजर कौन सा है, तो क्योंकि उससे पहले कोई दुनिया में ब्राउजर नहीं है। ठीक है ना, तो इन्होंने सबसे बड़ा चैलेंज क्या था, इन्होंने क्या किया, बिफोर लॉन्च HTML it develop the
वेब ब्राउजर। बात समझ में आ गई। और उस वेब ब्राउजर का नाम क्या रखा है इन्होंने? वर्ल्ड वाइड वेब। कहीं स्पेस नहीं है, ध्यान रखना, एक साथ है ये, ठीक है। और ये डेवलप किया था कब? 1990 में। और इसको बोलते हैं क्या? वर्ल्ड फर्स्ट वेब ब्राउजर। क्या बोलते हैं इसको? दुनिया का पहला वेब ब्राउजर कौन सा था? वर्ल्ड वाइड वेब। और इसको डेवलप करने वाले पर्सन भी कौन थे? टिम बेर्नर्स-ली। अब इनके सामने एक चैलेंज और था कि ब्राउजर को डेवलप कर लिया, तो मुझे ये डेटा रखने के लिए, जो आप कंप्यूटर में जो डेटा बनाओगे, कोई भी स्ट्रक्चर बनाओगे, इसको रखने के लिए मुझे इंटरनेट पे कोई स्पेस चाहिए। चाहिए नहीं चाहिए भाई? आप कोई वेबसाइट पब्लिश करोगे तो अभी तो आपके कंप्यूटर में आपने बना ली, लेकिन वो 2 GB 5 GB या MB में है या KB में है, तो वो डेटा आपको सर्वर पे रखने के लिए जगह चाहिए ना। वो चैलेंज आ गया नया सामने इनके। तो इन्होंने क्या किया? नेक्स्ट, बिफोर डेवलप HTML एंड वेब ब्राउजर, ठीक है। क्या कहा है इससे कि HTML वेब ब्राउजर को डेवलप करने से पहले इन्होंने एक लॉन्च किया, और जिसका नाम क्या था? www। और इसका मतलब क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। देखो स्पेस है बीच में, ठीक है। और ये डेवलप किया 1989 में, 1 साल पहले, ब्राउजर से। बात समझ में आ गई? अब लोग कंफ्यूज हो गए कि कौन सा ब्राउजर है और कौन सा सर्वर है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अब स्पेस, अब एक बात तो आपको बता दिया तो आपका ध्यान जा रहा है, अदरवाइज आप कहोगे कि दोनों एक ही चीज है या नहीं? तो ये क्या हो गए? ड्यू टू कंफ्यूजन, ड्यू टू नेम कंफ्यूजन, इट रीनेम। क्या नाम रखा है इसका? नेक्सस। बात समझ में आ गई? इन्होंने नाम को बदल दिया। किसको? वर्ल्ड वाइड वेब को। कि इससे तो जनता बहुत क्या हो रही है? कंफ्यूज हो रही है, तो इसका नाम बदलो। और क्या नाम रखा है इसका? नेक्सस। और 1994 में से शटडाउन भी कर दिया। 4 साल चला था ये, उसके बाद तो नए नए ब्राउजर आने चालू हो गए, ठीक है ना। तो इन्होंने डेवलप किया कौन सा आपका? www, जिसे क्या बोलते हैं? सबसेट ऑफ इंटरनेट। क्या बोलते हैं? सबसेट ऑफ इंटरनेट, ठीक है। जहां पर हम क्या करते हैं? स्टोर फाइल्स। स्टोर फाइल्स, फाइल को क्या करते हैं? स्टोर करते हैं, है ना। जहां से हम क्या कर सकते हैं? वेयर वी कैन रिट्राइव एंड पुल फाइल्स। जहां आपने फाइल्स को स्टोर किया है, वहां से फाइल को क्या कर सकते हैं? हम रिट्राइव कर सकते हैं, वहां से पुल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीजों कंफ्यूज क्लियर हो गया? हो गया? क्या आपका दो चीज लॉन्च किया आपने इसने? HTML को डेवलप करने से पहले इनके सामने चैलेंज था, क्या था? कि मुझे ब्राउजर चाहिए, और ब्राउजर से पहले ही मुझे क्या चाहिए? कि डेटा को स्टोर करने के लिए इंटरनेट के ऊपर डेटा को स्टोर करने के लिए मुझे एक ऐसा स्पेस चाहिए जो हमें आवश्यकता है ही है। जब भी कोई वेबसाइट आप खोलते हो, आपने कभी नोटिस किया हो, तो ऐसे लिखा आता है https://www.google.com। देखा होगा आपने, ये लगा आता है www। क्लियर? इसका मतलब ये होता है कि ये जो है, ये एक प्राइवेट आईपी है। कैसा आईपी है? प्राइवेट आईपी। इसका डेटा यहां पर स्टोर है। कहां पर है? www। ये तो प्रोटोकॉल है, ये तो कहता है कि मैं आपको इंटरनेट पे भेज रहा हूं। HTTPS तो क्या है? एक प्रोटोकॉल है कि मैं तो सिर्फ आपके रिक्वेस्ट को कहां भेज रहा हूं? सर्वर पे भेज रहा हूं। अब वो सर्वर रिस्पॉन्स करेगा या नहीं करेगा, इट इज नॉट माई मैटर। मेरा काम है सिर्फ लेके जाना। अब सर्वर आपको रिस्पॉन्स करके डेटा दे रहा है या नहीं दे रहा है, ये मेरा लुकआउट है नहीं। बात समझ में आ गई? क्लियर? तो ये तो सिर्फ आपकी यूजर की रिक्वेस्ट सिर्फ कहां भेज रहा है? www भेज रहा है।
अब डब्ल्यू डब्ल्यू मान लो सपोज उस टाइम पर बिजी है, तो ये रिक्वेस्ट है, ये रिक्वेस्ट कौन भेज रहा है, एचटीटीपी, और कहां भेज रहा है, डब्ल्यू डब्ल्यू पे। अगर ये बिजी है तो ये नेगलेक्ट कर देगा, क्या कर देगा कि मैं इसको ओपन नहीं करूंगा। लिखा आता है, देख कभी बार देखा होगा आपने फॉरबिडन, कई बार लिखा आता है क्या, नॉट रीचेबल, और जैसे आप पेज को दोबारा रिफ्रेश करते हो खुल जाता है। क्यों, क्योंकि उस टाइम पर डब्ल्यू डब्ल्यू ने मना कर दिया कि मैं बिजी हूं, आपकी रिक्वेस्ट नहीं ले सकता। क्लियर है। तो ये डब्ल्यू डब्ल्यू यही चीज है वो जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये नहीं, ये नीचे वाला, ये तो ब्राउजर है। ये एड्रेस कहां डालते हो, ये एड्रेस कहां डालते हो, ये एड्रेस आप ब्राउजर में डालते हो, डालते नहीं डालते। इस एड्रेस को कहां पे पुट किया जाता है, इस एड्रेस को पुट किया जाता है कहां पर, ब्राउजर के यूआरएल में। कहां पुट करते हो, ब्राउजर के यूआरएल में पुट करते हो। गॉट इट पॉइंट। ठीक है। और मैं यहां बात करूं, यहां पर मैं बात करूं क्या, ये ब्राउजर है और यहां पर क्या आपका डेटा स्टोर है, कहां पर, डब्ल्यू 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 पे। और इन दोनों को डेवलप करने वाला एक ही बंदा था जिसका नाम क्या था, टिम बेनर्स-ली। इसको डेवलप किया 89 में और इसको डेवलप किया है 90 में। ये बहुत कंफ्यूज होता है, पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन आता है, गलत हो जाता है ये। ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें हैं ये। वर्ल्ड वाइड वेब कंटिन्यू अगर एक साथ है, इट्स ए ब्राउजर। ठीक है। और जहां पर क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब है, वो क्या है, वो एक सर्वर है जहां पे फाइल स्टोरेज की जाती है। ठीक है। अब एक कंफ्यूजन हो रहा है यहां पर, उसको भी साथ के साथ ही निपटा देता हूं, वो भी टीम बेनर्स-ली की देन है। जिसका नाम है W3C। क्या नाम है, W3C। अब W3 मतलब 3 बार W, और 3 बार W का एक ही नाम है क्या, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है ना। अब इसका पूरा नाम क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। वर्ल्ड वाइड वेब, यहां तक सेम है, और आगे लिखा आता है क्या, कंसोर्टियम, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। अब ये तीनों चीजें कंफ्यूज कर रही हैं। और इसके भी बनाने वाले कौन थे, इसके भी बनाने वाले कौन थे, टिम बेनर्स-ली थे। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, रीजन देखिएगा, ये क्यों बनाया, ये बनाया था कब, 94 में। ठीक है, मतलब 4 साल बाद। इसकी जरूरत क्यों पड़ी। अब मुझे एक चीज बताओ, आपको मान लो सपोज करो कि यहाँ कोई शॉप खोलनी है आपको, या कोई कोचिंग खोलनी है, या कोई कंपनी खोलनी है। ठीक है, क्लियर। आपको क्या जरूरत पड़ेगी, किसकी जरूरत पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन की। और रजिस्ट्रेशन कौन करेगी, सरकार करेगी, करेगी नहीं करेगी। कल को कोई बात हो जाए तो सरकार आपको पकड़ सकती है कि हाँ इस नंबर का रजिस्ट्रेशन इस बंदे का है, ये से नो। तो आपके ऊपर अथॉरिटी है, ये से नो। जैसे अपन ने सिम लेने जाते हैं मार्केट में, ठीक है, तो किसी ने जियो के लिए, किसी ने एयरटेल के लिए, किसी ने वोडाफोन के लिए, उसके ऊपर भी एक अथॉरिटी बैठी है। किसी अथॉरिटी का क्या नाम है, ट्राई, है या नहीं। अब ये मर्जी है उतने बिल बढ़ा सकते हैं, लेकिन ट्राई कहता है कि नहीं, हमें आप वाजिब खर्चा बताओ कि आपका इतना खर्चा हो रहा है, और उसका पूरा प्लान दो। हम सोचेंगे कि कितना रुपए बढ़ सकता है, आप नहीं बढ़ा सकते। आप तो हमें प्रपोजल दे सकते हो, अगर हमें लगेगा हम अप्रूव कर देंगे, आप बढ़ा दो, नहीं लगेगा तो हम अप्रूव नहीं करेंगे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा। जैसे सपोज दैट मूवी बनती है, तो मूवी अपनी मर्जी से बनाते हैं भाई, डायरेक्टर एक्टर अपनी मर्जी से शूट करते हैं, करते नहीं करते। अब वो लॉन्च नहीं कर सकते कि पहले उसका वीडियो कहां भेजो, सेंसर बोर्ड में भेजो, सेंसर बोर्ड अप्रूव करेगा कि ये मूवी परिवार के साथ देखने लायक है या नहीं है, कोई इसमें अपवित्र या गलत इसमें सीन तो नहीं है क्या। अगर वहां से अप्रूवल मिल जाएगा, उसके बाद ही क्या कर सकते हो आप, लॉन्च कर सकते हो। तो वही चीज इनके सामने, इन्होंने कहा कि ऐसे तो अभी मैंने एक HTML डेवलप की है, PHP भी डेवलप हो गई थी उस टाइम पर, पाइथन भी डेवलप हो गई थी। इन्होंने आने वाले समय में ऐसी बहुत सारी लैंग्वेज डेवलप होंगी, होंगी नहीं होंगी, और सारी चीजें किस पे चलेंगी, वेब ब्राउजर पे चलेंगी, चलेंगे नहीं चलेंगे। तो क्यों ना मैं स्टैंडर्ड बनाता हूं, वो स्टैंडर्ड को आप फॉलो करवाइए, उसको अप्रूवल हम देंगे। कौन देगा, हम का मतलब कौन हो गए, टिम बेनर्स-ली। और टिम बेनर्स-ली नहीं, इनकी संस्था W3C, कि हम लोग अप्रूवल देंगे कि आपकी वेबसाइट ब्राउजर पे चलने लायक है या
नहीं है, नहीं है तो हम क्या करेंगे उसको, नहीं है तो मना कर देंगे, उसमें जो अमेंडमेंट है वो करके दीजिए हमें, अगर ओके है तो हम क्या कर देंगे उसको अप्रूव कर देंगे। बात समझ में आ गई? क्या नाम है आपका? हाँ विशाल, आप शायद परेशान हैं? नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, मेरी आंखें धोखा नहीं दे सकती। अरे नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, मैं बीच में रिदम में चल रहा था इसलिए बोला नहीं, बीच में नहीं, उसी टाइम बोल जाता मैं। तो परेशानी है, घुट घुट के रो रहा है ये, बार बार देखा ऐसे कर रहा, ऐसे कर रहा है बार बार है, कभी आंखें ऐसे कर रहा है? ऐसे मत कर भाई, एक्टिव रहे यार, है ना, मस्त रहे एकदम। ठीक है, परेशानी तो ये जिंदगी में अपन ने क्या ले लिया, जन्म ले लिया, तो परेशानी तो इसके साथ ही चलेंगी, चलेंगे नहीं चलेंगे? सबके जीवन में दुखड़ा है, कोई भी सुखी नहीं है, हर के जीवन में दुखड़ा है। सुनने बैठोगे तो मैं कह रहा हूं कि ये कहोगे मत ठीक हूं इसके साथ, तो समझ में आ रहा नहीं आ रहा? इसलिए जिंदगी है, चलने दो, जैसे चलेगी वैसे। क्यों? सही बात है, आगे बढ़े। ठीक है, तो ये क्या है, क्या है? ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, क्या करती है ये जो चीज वेब पे चलेगी उसके लिए स्टैंडर्ड्स को डेवलप करती है। बात समझ में आ गई? किसको डेवलप करती है? स्टैंडर्ड्स को। तो आप कह सकते हैं ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है। बात समझ में आ गई? और नंबर 2 क्या करती है, डेवलप डेवलप वेब स्टैंडर्ड्स। ठीक है, और मालिक कौन था इसका? आज भी मालिक कौन है? टिम बर्नर्स ली है। और कब डेवलप हुई? 1994। तीनों पॉइंट क्लियर हो गए? ये सियानो क्लियर है ना? अब एचटीएमएल की शुरुआत होती है। अब सबसे पहले एचटीएमएल का वर्जन लॉन्च करता है कौन? टिम बर्नर्स ली। और टिम बर्नर्स ली ने क्या किया, सबसे पहले वर्जन लॉन्च किया है ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब एक आएगा इनमें से, या तो नेक्सस आएगा या फिर वर्ल्ड वाइड वेब आएगा, दोनों नहीं आएगा। ठीक है ना? आगे बढ़े, चलो यहां पर देखिएगा, मैं एक साइड लिख देता हूं वर्जन ईयर, वर्जन डेवलप्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा वर्जन किस ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया? ठीक है, सबसे पहले इसका वर्जन आया था, उस वर्जन का नाम था कौन सा, ईयर की बात है सन 1990 में। सबसे पहले इसका वर्जन कौन सा आया? 1990 के अंदर आया, और जिसका नाम था क्या इन्होंने रखा, HTML 1.0। और ऑर्गेनाइजेशन थी कौन सी? सन। ठीक है, संस्था कौन सी थी? सन। ठीक है ना? अब कोई आपसे पूछ ले कि HTML कब डेवलप हुई है, तो आपका आंसर क्या होगा? 1990। अगर ये नहीं हो, ऑप्शन में नहीं मिले, तो 91 भी आपको मिल सकता है, लेकिन 90 तो 90 ही करना है। 90 अगर ऑप्शन में नहीं हो तो ये थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है कि
क्योंकि एचटीएमएल जो डेवलप की थी वो की थी आपकी कब, नवंबर दिसंबर में। और कई साइंटिस्ट आज भी या कई बुक्स आज भी मानती है कि 90 में नहीं हुई है, ये कब हुई, 91 में हुई है। तो जब नवंबर दिसंबर में डेवलप होके आई थी तो इसका रिसर्च 91 तक चला था फर्स्ट वर्जन का ही। तो वो भी गलत नहीं है, लेकिन आएगा एक ही, या तो 90 आएगा या 91 आएगा। ठीक है, क्या आपके लिए लिख रहा हूं, आपके लिए लिख रहा हूं, आपको लिखना है, ठीक है ना। चलो आगे बात करें। फिर आया कब आपका 1994 में, और इसका वर्जन आया कौन सा, HTML 2.0 आया। और इस बार संस्था चेंज हो गई और जिसका नाम था IETF, और इसका मतलब होता है इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, इस संस्था ने इसको क्या किया था, डेवलप किया था। ये IETF भी, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, कैसी, किस जैसी, ठीक है ना। IETF भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, W3C जैसी। ये क्या करती है, ये जो अपन इंटरनेट चलाते हैं ना, इंटरनेट का कोई मालिक नहीं है। इंटरनेट के जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं, जितने भी रूल्स हैं, ये सेट कौन करता है, IETF। ध्यान रखना, जैसे आपसे कोई पूछ ले कि वेब के रूल्स, अगर बात करें स्टैंडर्ड्स कौन डेवलप करता है, तो आपका आंसर क्या होगा, W3C। अगर वही आपसे पूछ ले क्या कि भैया ये बताओ कि इंटरनेट के कौन करता है, तो इंटरनेट के कौन करता है, IETF। इंटरनेट के जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं, इंटरनेट से संबंधित जो भी रूल्स हैं, वो सब सेट कौन करता है, IETF करता है। किसने, IP सिक्योरिटी, RFC, IPv6, IPv4, इन सब को डेवलप करने वाली संस्था का नाम क्या है, IETF। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट बात करें, सन 1997, ठीक है ना, और इसका डायरेक्ट वर्जन आया कौन सा, HTML 3.2 आया, ठीक है ना। और यहां पर संस्था चेंज हो गई थी, जिसका नाम क्या है, W3C। और W3C का मतलब क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। और उसके बाद से कंटिन्यू कौन सी चल रही है, W3। और आज भी जिम्मा किसके पास है, W3C के पास। क्लियर है। अब यहां पर एक पर्सन था जिसकी एंट्री होती है, और उस पर्सन का नाम है क्या, यहां पर एंट्री होती है और जिसका नाम है क्या, डेव रैगेट। क्या नाम है, डेव रैगेट। ये नए भाई साहब आते हैं और ये डायरेक्ट चैलेंज करते हैं किसको, टिम बैनर्स-ली को। ठीक है, ये कहते हैं कि आपके एस्टीमेट में बहुत कमियां हैं, समझ रहे बात को। और आप एक काम करो, मैं आपको कोड दे रहा हूं, मैं आपको प्रपोजल दे रहा हूं, और ये प्रपोजल आपके एस्टीमेट को फेल कर देगा। लेकिन बेशर्त शर्त एक है कि आपको एस्टीमेट का नाम बदलना पड़ेगा, और एस्टीमेट फिर मेरे नाम से चलेगी, और उस एस्टीमेट का नाम रखोगे क्या, एस्टीमेट प्लस। क्या नाम रखोगे, एस्टीमेट प्लस। ठीक है, तो इनका प्रपोजल कहां गया, इनका प्रपोजल गया किसके पास, WC के पास। क्योंकि ये आ गई थी, ये तो कब की बात है, 97 की बात है ना। तो ये संस्था तो बन गई थी कब, 94 में बन गई थी। तो इसमें तो टिम बैनर्स-ली कौन है, एक उसके आप ये कह सकते हो कि संरक्षक हैं। जैसे कोई आपकी पार्टी बनती है तो पार्टी का एक मुखिया होता है, और उसके नीचे बहुत सारे बोर्ड मेंबर होते ही नहीं होते, तो साइंटिस्ट और भी हैं, समझ रहे बात को। तो ये 97 की बात है। तो डेव रैकेट ने कहा कि मेरा प्रपोजल है जो आपके एस्टीमेट को क्या करेगा, चैलेंज करेगा डायरेक्ट, लेकिन नाम क्या रखना पड़ेगा आपको, एस्टीमेट प्लस रखना पड़ेगा। तो इन्होंने अपना प्रपोजल रखा किसके सामने, WC के सामने। तो कोई ऐसी कोई नया पॉइंट नजर नहीं आया, सब वही पॉइंट थे मॉडिफाई करके। तो इन्होंने कहा कि ये तो हम करेंगे, आगे धीरे धीरे बदलाव करेंगे। तो ये वर्जन जो आए इनमें चेंज होता गया। मान लो यहाँ पे नॉर्मल टैग आए थे, यहाँ पे टेबल जुड़ के आ गई साथ में, यहाँ पे फॉर्म जुड़ के आ गया साथ में। तो नई नई चीजें आती गई, आई कि नहीं आई। जैसे मैं बात करूं तो पहले जो गाड़ियां आती थी, ठीक है, अम्बेस्टर आती थी, जाना आपको, अटल बिहारी वाजपेयी उसी में घूमते थे, दो मुंह वाली, पता ही नहीं चलता क्या ये मुंह है कि ये मुंह है, पीछे मुंह है, देखा होगा आपने। और वो ऐसी गाड़ी थी, एक बार ट्रक में ठोक दो ना, ट्रक वाले का नुकसान होगा पर उसका नुकसान नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। इतना मतलब लोहा लोहा आता था।
पर एवरेज उसकी 2-3 की थी, 2-3 4-5 लास्ट। फिर धीरे धीरे आपने देखा होगा एम्बेसडर का, तो अभी 2000 के अंदर तो दौड़ती हुई देखी है आपने, और अभी 2025 है, 25 साल में आपने गाड़ियों में कितना बड़ा बदलाव का दौर देखा है, ये है नहीं। अब आजकल तो पिंप पे आते हैं, पिंप पे मतलब समझ के एवरेज देती है 30 का, लेकिन एक मुक्का मार दो अंदर बैठ जाए, बैठ जाए नहीं बैठ जाए बॉडी उनकी। एक अगर डिजायर जैसी गाड़ी को अगर बाइक टक्कर मार देना, गाड़ी मुड़ जाए, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो ये सब क्या है, टेक्नोलॉजी का बदलाव ही तो है। टेक्नोलॉजी ने क्या किया कि माइलेज के ऊपर और इनके ऊपर ध्यान दिया, थोड़ा सेफ्टी पे भी दिया है, ऐसी बात नहीं सेफ्टी पे ध्यान नहीं दिया है, लेकिन धीरे धीरे बॉडी क्या करते गए, कम करते गए नहीं गए। तो वही चीज इसमें था, इन्होंने कहा, डेव रैकेट ने जो कहा था, तो ये तो डब्ल्यूसी ने कहा कि ये काम हम करने जा रहे हैं, आप क्या बता रहे हैं उसमें, ये तो नए वर्जन में हम इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, तो क्यों हम आप HTML प्लस नाम रखें, इसका ये नाम रहेगा, और इनका क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, क्लियर है? तो एक छोटी सी एंट्री है डेव रैकेट नाम की, तो आपसे कोई पूछ ले तो डेव रैकेट ने क्या दिया था, प्रपोजल फॉर HTML प्लस। ठीक है ना, एक छोटी सी एंट्री है, हल्की सी एंट्री है बीच में, तो कभी ये मत बोल देना कि डेव रैकेट ने HTML डेवलप की थी, नहीं, ये तो सबके अलग अलग व्यूज होते हैं, राय होती है कि नहीं होती, तो एक छोटा सा प्रपोजल रखा था इन्होंने। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो 97 के बाद आता है कब, 99, और इनका डायरेक्ट वर्जन आया कौन सा, HTML 4.01, 4.01, और ये भी संस्था कौन सी थी, WC। आप ये कह सकते हो मोस्ट पॉपुलर वर्जन। आज भी हम इसी पे काम करते हैं, इस पर HTML 4.01, गॉट इट पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट बात आती है कब, सन 2000 की, सन 2000 की, और 2000 में डेवलप की किसको, XHTML को। ठीक है, और XHTML किसका कॉम्बिनेशन है, XML। ठीक है ना, HTML और XML दोनों का कॉम्बिनेशन है कौन सा, XHTML, और ये भी संस्था कौन सी थी, W3C। ठीक है जी, नेक्स्ट आता है कौन सा, 2014, करीब करीब 15 साल बाद इस HTML का नया वर्जन आता है, और जिसका नाम था क्या, HTML 5.0, और संस्था कौन सी थी, W3C, और लास्ट वर्जन आता है इसका कब, 2017 के अंदर, और HTML कौन सा है, 5.3, कौन सा था 5.3, और W3C। बात समझ में आ गई, इसके बाद कोई वर्जन नहीं है, लास्ट वर्जन है कौन सा आपका, HTML 5.3। ठीक है जी, क्लियर है, ये इसका इतिहास है। अब ये जो वर्जन आया था ना, इस वर्जन को लाने का उद्देश्य क्या था, पर्पज क्या था, तो इसका पर्पज था रिस्पॉन्सिव। क्या उद्देश्य था, रिस्पॉन्सिव। मतलब रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या होता है, व्हाट यू मीन बाय रिस्पॉन्सिव, each device it will be auto adjustable, not scrolling horizontal, scrolling on vertical। मतलब हर डिवाइस की स्क्रीन के अकॉर्डिंग आपने जो वेबसाइट बनाई है वो क्या हो जाए, ऑटो एडजस्टेबल हो जाए, और वो वर्टिकल स्क्रॉलिंग हो, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग नहीं। ठीक है ना, इसका पर्पज ये था। तो आपसे लेटेस्ट वर्जन पूछ ले तो कौन सा है, 5.3। ठीक है, और 5 वर्जन आने का पर्पज क्या था, उद्देश्य क्या था, सिर्फ चीजों को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। अब मैंने कहा कि मोस्ट पॉपुलर ये है, आज भी हम इसको काम में लेते हैं। ठीक है, इसके साथ हम काम में लेते हैं किसको, बूटस्ट्रैप को, और बूटस्ट्रैप का भी काम क्या है, रिस्पॉन्सिव है। ठीक है, तो 4 के साथ हम काम में लेते हैं बूटस्ट्रैप को, तो चीजें ऑटोमेटिक क्या बन जाती है, रिस्पॉन्सिव बन जाती है। ठीक है, क्लियर है, और इसमें थोड़ा थोड़ा बदलाव होता गया, थोड़ा थोड़ा बदलाव होता गया। ठीक है, अब इसमें कुछ टैग अलग आ गए थे, लेकिन 4 एक सफिशियंट है जहां पर सारे टैग लगभग कवर हो जाए। ठीक है, लिख लो इसको, कोई दिक्कत, कोई डाउट, अब लिखो आराम से।
है